हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रांजल्स एकेडमी। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तो देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो आज हम अपने कवर करने वाले हैं अमेंडमेंट्स। तो हम अपने शेड्यूल्स को कवर कर चुके थे, तो अब बारी है हमारे अमेंडमेंट्स की। इस वीडियो में हम सारे अमेंडमेंट्स जितने भी इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी अमेंडमेंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो अमेंडमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अमेंडमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती हैं और कहाँ से अडॉप्ट की हैं, कहाँ पर इसका जिक्र किया हुआ है। तो देखिए, अमेंडमेंट्स जो हैं हमारी जब भी तब की जाती हैं जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है ना, कोई भी नई चीज़ इंक्लूड करनी होती है, तो हम अपने अमेंडमेंट्स को लेकर आते हैं। अमेंडमेंट्स के थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करते हैं। सही है। नेक्स्ट चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर जिक्र किया गया है हमारे अमेंडमेंट्स के बारे में। तो पार्ट 20 आर्टिकल 368 में हमारा जिक्र किया गया है अमेंडमेंट्स के बारे में। और हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उन्होंने लगभग 60 ऐसे देश थे जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और वहाँ से जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी थी वो उन्होंने अडॉप्ट की थी। तो हमारी इसी तरह से अमेंडमेंट्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो अमेंडमेंट्स हमने अडॉप्ट किए हैं अपने साउथ अफ्रीका से। ठीक है। तो ये हो गई सारी के अमेंडमेंट्स होते क्या है, कहाँ पर इनका जिक्र है, थोड़ी सी चीज़ें अमेंडमेंट्स के बारे में। अब हम अपने अमेंडमेंट्स को पढ़ने शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि देखिए 103 हमारे टोटल जो है अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये मैंने आपको शेड्यूल में भी पढ़ाया था। इसके थ्रू क्या हुआ था, हमारी जो शेड्यूल 9 है वो हमारा इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे शेड्यूल्स, हमारी अनुसूचियों में। और इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र है, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये हमारा अमेंडमेंट है। और शेड्यूल 9 हमारा किससे रिलेटेड है, आपका लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, स्टेट एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको शेड्यूल में बताया है, इसके जितनी भी इसके अंदर एक्ट्स हैं, लॉज हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया शेड्यूल के अंदर। तो अगर आपने शेड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर है हमारे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड इसमें हमने बात की है। और उस वक्त जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब ये अमेंडमेंट किया गया था, तो उस वक्त 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई थी। और उन सभी का रीऑर्गेनाइज़ किया गया था। किस बेसिस पे किया गया था, हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का। और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला कौन सा स्टेट है जो हमारा भाषा के आधार पर बना है, वो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है हमारा कौन सा, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961। इसमें क्या है, देखिए, अच्छा एक सेकेंड, अभी मैं यहाँ पर ना आपको 2-3 आर्टिकल्स हैं, उन अमेंडमेंट्स हैं, उनको हम एक साथ लिखकर तब मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962, 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। इन चारों के तहत हमारे शेड्यूल फर्स्ट में चेंजेस हुए थे, ठीक है ना। इन सभी में से कौन सी हमारी अनुसूची अफेक्ट हुई थी, हमारी पहली अनुसूची इन चारों आर्टिकल से अफेक्ट हुई थी। तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट हमारे शेड्यूल में क्या है कि उसमें हमारे स्टेट्स के नेम और एरियाज़ के बारे में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के ही नेम्स और एरियाज़ के बारे में बातचीत की गई है। तो देखिए, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 61 के तहत क्या हुआ था, जो हमारी दादर और नागर हवेली है उसको हमारे इंडियन यूनियन का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था, उसे हमारी इंडियन यूनियन का एक पार्ट बना दिया गया था, ठीक है।
ये हुआ था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 में। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 96 के तहत हमारा दमन और द्वीप, ठीक है ना, जो कि अभी हमारे दोनों ही क्या हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, तो इसको दमन एंड द्वीप को 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत जोड़ा गया था हमारे इंडियन यूनियन में। नेक्स्ट 13 के तहत जोड़ा गया था नागालैंड को। अब इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, जब हमारा 1960 में, ये कब जो हुआ था, 1962 में हुआ था ये, बट इससे पहले 1960 में जो नागा ट्राइब थी, ठीक है, नागा जो ट्राइब है जिन लोगों से नागालैंड बनी है, तो नागा के जो लीडर्स थे उन सभी ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करी थी, उसमें एक एग्रीमेंट किया था, एक कन्वेंशन किया था कि हम लोगों को अपने लिए एक सेपरेट लैंड चाहिए, ठीक है। तो अपने उसी वादे को पूरा करते हुए 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया स्टेट लागू किया, एक नया स्टेट बनाया, और वो कौन सा था, नागालैंड, ठीक है। तो ये हुआ था आपकी 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत हमारा नागालैंड बनाया गया स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962, इसमें क्या था, इसमें जो हमारी पुदुचेरी है, जो हमारी अभी यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी को हमारा एक इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। कौन से, किसके तहत, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत। अब देखिए, अब इन चारों को ही एक साथ मैंने इसलिए पढ़ाया था, और ये चारों ही क्यों अफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कोई ना कोई नई स्टेट जोड़ी गई थी, और जब कोई ना कोई नई स्टेट जोड़ी गई है तो उन सभी के नाम और एरियाज़ वगैरह मेंशन किए गए होंगे हमारे शेड्यूल फर्स्ट में, तो उसी से हमारी शेड्यूल फर्स्ट इसीलिए उससे अफेक्ट हुई थी, ठीक है। अच्छा, हमारी जो अभी इसमें जो है ये यूनियन टेरिटरीज़ की, तो देखिए यूनियन टेरिटरीज़ अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है हमारी एरिया के बेसिस पे आज कौन सी है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर। पहले थी हमारी अंडमान एंड निकोबार, लेकिन आज कौन सी है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे छोटी कौन सी है, हमारी लक्षद्वीप। किसके बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, इसमें क्या था, इसमें जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उन सभी की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था, ठीक है। क्या हुआ था इसके तहत, जो रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की, उसको बढ़ाकर 60 से 62 कर दिया गया था। इससे पहले जो उनकी रिटायरमेंट एज थी वो 60 थी, अब उनकी 62 है। दूसरा क्या हुआ था कि जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज़रूरतें ऐसी आती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर जो कहा जाता है कि जो हमारी रिटायर्ड जजेज़ हैं उन सभी को रिअपॉइंट करना चाहिए, मतलब उन सभी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे होता है, वो इसी में ही इसका ना प्रोविज़न दिया हुआ है आपके 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कि जो हमारे रिटायर्ड जजेज़ हैं हाई कोर्ट के, उन लोगों के रीअपॉइंटमेंट के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया गया है। तभी तो आज हम ऐसे जो चीज़ें हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि पहले से इन सभी का प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इसमें था 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के तहत ये चीज़ हुई थी। अब नेक्स्ट है आपका 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969। इसमें क्या था, जो हमारा पंजाब था उसको रीऑर्गेनाइज करके, उसको डिवाइड करके 3 नई स्टेट बना दी गई थी, सेपरेट इंडिपेंडेंट। और वो कौन सी थी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो हमारा पंजाब था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, उसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, और 3 नई स्टेट बना दी गई, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा असम है उसी के एक पार्ट को डिवाइड करके एक नया स्टेट बना दिया गया था, मेघालय। तो असम को ही डिवाइड करके क्या बना दिया गया था, एक नया स्टेट मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। तो 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 के तहत क्या हुआ था, जो हम जैसे कि हमें आज पता है कि लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है 552, और कितनों पर चुनाव होते हैं हमारे 545 पर, 7 हमारी खाली रहती हैं, ठीक है। लेकिन 73 से पहले इसकी जो लिमिट थी सीट्स की वो थी हमारी 525। लेकिन
31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 को लाकर इसकी जो सीट्स की जो लिमिट है उसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो आज कितने पे चुनाव होता है हमारे 545 पर। तो ये हुआ था आपके 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 के तहत। नेक्स्ट, थर्टी सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा सिक्किम है उसको एक नया स्टेट बना दिया गया था, 22nd स्टेट, ठीक है ना। नई स्टेट बनी हमारी 1975 में सिक्किम, ठीक है, और उसको इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले एक साल पहले इससे 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत उसको असम का एक पार्ट बनाया गया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। किसको? सिक्किम को। कौन सा स्टेट बना था? ये हमारा 22nd स्टेट बना था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। इसमें क्या है, देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, इन सभी के जो चुनाव होते हैं उन सभी को हम कहाँ पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन सभी के चुनावों को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं कोर्ट में। ये किसमें प्रावधान किया गया था? आपके 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में इसका प्रावधान किया गया था कि इन सभी के इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे इसके थ्रू। तो वो चेंजेस क्या क्या थे? सबसे पहली चीज़ तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ चेंजेस किए गए थे इसके थ्रू, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो की गई थी, इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे आपके प्रीएम्बल के अंदर, उद्देशिका के अंदर। और वो कौन कौन से वर्ड थे आपके? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके प्रीएम्बल, आपकी उद्देशिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ हुई थी कि जो ये हम अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं ना सभी, इन सभी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं। तो दूसरी चीज़ इसमें ये हुई थी इसके तहत। तीसरी चीज़ इसमें क्या हुई थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट यानी कि हमारी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें उनकी सलाह माननी होगी। तो ये भी प्रावधान किया गया था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। नेक्स्ट चीज़ इसमें हुई थी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51 ए, इसको भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई थी इसमें कि कुछ हमारे सब्जेक्ट्स थे जो हमारे स्टेट लिस्ट के थे, लेकिन इसके तहत उनको किस में ऐड कर दिया गया था? कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ऐड कर दिया गया था। अच्छा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह भी मैंने आपको शेड्यूल में पढ़ाई है। शेड्यूल 7th में है ये, जिसमें इन सभी के बारे में बताया गया है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको स्टेट लिस्ट क्या होती है, सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। तो वो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? तो वो पहला सब्जेक्ट था आपका वेट एंड मेजरमेंट, सेकंड था आपका एजुकेशन, थर्ड फॉरेस्ट, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और लास्ट था आपका फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके पहले स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड थे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसको कहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और इनसे पहले जो उसके कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे उनकी संख्या थी 47, उसके बाद इसकी संख्या कर दी गई, अब 52 हो गई हैं अब, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में पहले कितने थे? स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 और अब है 62। और सेंट्रल लिस्ट में आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स थे पहले वो 97 थे और अब है आपके 98। नेक्स्ट, तो ये सब था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, वरना इसके तहत बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इंक्लूड की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। अच्छा, नेशनल एमरजेंसी जो हमारी लगी थी, ठीक है, नेशनल एमरजेंसी जो लगी थी हमारी, उसके बाद जो पहला हमारा अमेंडमेंट था वो यही था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इसके अंदर क्या क्या था? पहली चीज़ तो जो हमारी
फंडामेंटल राइट था हमारा प्रॉपर्टी का, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। उसको आज लीगल राइट बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। तो पहली चीज़ ये हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। दूसरी क्या थी, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जोड़ा गया था आपके आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई थी। और तीसरी चीज़ क्या हुई थी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, एमरजेंसी लगाने से पहले उनको एडवाइस लेनी होगी आपकी किससे, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्हें एडवाइस लेनी होगी एमरजेंसी लगाने से पहले। वो बिना उनकी एडवाइस के एमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट, फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या हुआ था, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। और कौन सी शेड्यूल जोड़ा गया था, शेड्यूल 10th जोड़ी गई थी। ये भी मैंने आपको शेड्यूल 10th में पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसके तहत जोड़ी गई थी आपका दल बदल अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन है हमारी 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986। इसमें क्या हुआ था कि मिज़ोरम जो हमारा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था उसको बदल कर उसको स्टेट का दर्जा मिल गया था। आज हमारी क्या है, मिज़ोरम स्टेट है ना। पहले वो, इससे पहले वो हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाकर उसको स्टेट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। ये हुआ था आपका 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 के तहत मिज़ोरम को यूनियन टेरिटरी से कन्वर्ट करके उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था, चेंज करके स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, वो भी कभी हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, उसको भी चेंज कर उसको भी स्टेट का दर्जा मिल गया था। उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, जो हमारी पहले यूनियन टेरिटरी होती थी, ठीक है। और कौन सी स्टेट बनी थी, वो बनी थी हमारी 24th स्टेट बनी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन है हमारा 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा गोवा है वो एक नया स्टेट बना था। 25th स्टेट हमारा इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था और वो था आपका गोवा, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के तहत गोवा को एक नया स्टेट बना दिया गया था, 25th स्टेट इंडियन यूनियन के अंदर, ठीक है। और इन सभी से भी क्या चेंज हुई थी, लास्ट तीनों आर्टिकल से भी आपके शेड्यूल फर्स्ट आपका अफेक्ट हुआ था। तो ये सभी हो गए कुछ आपके अमेंडमेंट्स। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ अमेंडमेंट्स और रह गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। तो अब मिलते हैं हम अपने पार्ट सेकंड में कुछ नए अमेंडमेंट्स के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, इन सभी का रिवीजन करते रहिए, अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।